नमस्ते प्यारे बच्चों। पिछले चैप्टर में अपने को कूलाम के नियम के बारे में जानकारी मिली थी और इस चैप्टर में अपने को विद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, विद्युत फ्लक्स पढ़ना है और उसके बाद गाउस के नियम को पढ़ना है। अब गाउस का नियम क्यों इम्पोर्टेंट है इतना, या फिर क्यों पढ़ रहे हैं अपन इसको, तो उसका पता लगाने के लिए थोड़ा सा चर्चा अपन कर लेते हैं कि कूलाम के नियम में देखो दो जब अलग अलग आवेश आ रहे थे, एक आवेश ये और एक आवेश ये दो चार आवेश अलग अलग हो रहे थे, तब हमने क्या किया था कि इन दोनों की वजह से या तीनों चारों पांचों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जब फाइंड किया था तो हमने कूलाम के नियम का जो यूज़ किया था और उसमें क्या किया था, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो अध्यारोपण के सिद्धांत को यूज़ किया, लेकिन जब ये आवेश जो है वो यूँ अलग अलग नहीं हो करके बहुत ही ये अलग अलग नहीं हो करके बहुत ही सतत हो, कंटिन्यूस हो, यानी कि बहुत पास रखते हो, बहुत सारे आवेश अनंत संख्या में या असंख्य आवेश जो है वो बहुत पास रखे हुए हो, और फिर इस पॉइंट पर अपने को इन सभी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा, तब अपन अध्यारोपण का सिद्धांत लगा के पागल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे भैया, कि इसकी वजह से बहुत सारे आवेश हैं। ठीक है, तो इससे तो महीनों बीत जाएंगे अध्यारोपण के सिद्धांत का यूज़ करते करते। इसलिए हम सतत आवेश वितरण, यानी कि बहुत पास अगर आवेश रखे हुए हो तो उसको अपन बोलते हैं सतत आवेश वितरण। ठीक है, वैसे क्वांटीकरण होता है लेकिन फिर भी सतत बहुत पास अगर रखे हुए हो तो हम लगभग उसको क्या मान सकते हैं, सतत मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो बहुत अधिक हो जाती है और बहुत पास हो जाते हैं वो, इसलिए अपन जो है उस क्वांटीकरण वाली चीज़ को थोड़ा सा भूल करके हम क्या करते हैं, उस आवेश के वितरण को सतत मान लेंगे और उसके बाद में हम आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद में गाउस का नियम जो है वो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, इसलिए अपन सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देख लेते हैं, अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपने पिछले वाले जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें क्या पढ़ा था बच्चों, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस टाइप से होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस टाइप की होती है। अब क्या हुआ कि इन विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जैसे मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना लेता हूँ और ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं ही क्या कर रही हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही हैं अच्छी तरीके से। ये सिर्फ इस बोर्ड में नहीं है बच्चों, ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे बोर्ड में है, यहाँ पे इस तरीके से पूरा का पूरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगा हुआ है, वैसा हम देख रहे हैं। ठीक है, तो फ्लक्स क्या होता है उसको अपन देख रहे हैं, इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक सरफेस रख देते हैं यहाँ पे, क्या कर देते हैं, एक पृष्ठ रख देते हैं, यूनिट सरफेस एरिया रख देते हैं। क्या करें, यूनिट एरिया का एक सरफेस रख दे रहे हैं यहाँ पे। तो उस सरफेस में से जितनी बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी उसी संख्या को हम क्या मानते हैं, विद्युत फ्लक्स मान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि पृष्ठ जो है वो, ठीक है बच्चों। अब थोड़ी बातें अपन और पढ़ दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या हो सकता है। देखो अपन अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि परिभाषा क्या होगी बच्चों, तो परिभाषा में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक
क्षेत्रफल से गुजरने वाली से लंबवत गुजरने वाली, क्या है, लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को, गुजरने वाली बल रेखाओं की या क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं भैया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपन कहते हैं। ये एक थोड़ा सा समझने वाली बात है, लेकिन यह पूरी परिभाषा सही नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो कैसे क्या है देख लेते हैं। अगर किसी पृष्ठ से, जैसे कि एक पृष्ठ लेते हैं यहाँ पे अपन, ये लो, ठीक है, ये पृष्ठ है आपके पास में, एक सरफेस है। इससे जितनी बल रेखाएं गुजर रही होगी उनकी संख्या को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा कब होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा कब होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पृष्ठ से अगर जैसे मैं मान लेता हूँ 10 फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कुछ और होगा, और अगर 15 गुजर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कुछ और होगा। ठीक है बच्चों, तो ये मान लेते हैं अपन कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये किस पर निर्भर करता है, तो ये विद्युत क्षेत्र ई पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है बच्चों, विद्युत क्षेत्र ई पर निर्भर करता है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा ये आपका क्षेत्रफल था, ठीक है। अब ये थोड़ा सा कम दिख रहा है, तो इससे क्या है, जैसे इससे कम लाइनें गुजर पाएगी, बाकी की इधर से निकल जाएगी, इधर से, इससे तो बहुत ही कम गुजर पाएगी। अब अपन क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल थोड़ा जो है वो बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ये लो, ठीक है, तो ये आपका क्षेत्रफल मैंने बढ़ा दिया है। तो ये इतना क्षेत्रफल है, ठीक है। अब इससे उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन इस वाले सरफेस को रख रहे हैं, तो इससे आप कॉमन सेंस से पता लगा सकते हो कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, वो ज़्यादा गुजरेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, तो यहाँ से ज़्यादा गुजरेगी। मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे कितनी गुजरेगी, मतलब फ्लक्स कितना होगा, ये इसके क्षेत्रफल पर यानी एरिया पर भी निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है बच्चों, एरिया पर। ठीक है, क्षेत्रफल कम था, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम था, क्षेत्रफल ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम था, फ्लक्स कम था, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, फ्लक्स ज़्यादा। अब बात कर लेते हैं कि ये फ्लक्स जो होता है ये और किस पर निर्भर करता है। 2 बातें अपने को पता चल गई है, कौन कौन सी बच्चों, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर और एक उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर निर्भर करता है और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अब तीसरी बात कर लेते हैं, क्षेत्रफल को एस लिख सकते हो आप लोग, एस भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी बात यह है कि इससे, जैसे ये आपका पृष्ठ था, ये अभी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप का है, यूँ, ठीक है, इस टाइप का है। अब देखो ये अभी इसके परपेंडिकुलर है, ये पृष्ठ जो है ना, ये इसका जो तल है, इसका तल है किसका, अपने पृष्ठ का तल जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो अभी की कंडीशन में सबसे ज़्यादा, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बल रेखाएं इससे गुजर सकती थी वो गुजर पा रही है। क्षेत्रफल यही, इलेक्ट्रिक फील्ड यही, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इनके बीच का एंगल चेंज कर दे रहे हैं। ये देखो, ये देखो, तो देखो अब देखो फील्ड लाइन कम हुई नहीं हुई इससे गुजरने वाली। देखो ये वाली फील्ड लाइन तो बाहर निकल गई, ये वाली फील्ड लाइन भी बाहर निकल गई। तो अब देखो 1 2 3 फील्ड लाइन ही इससे गुजर पा रही है। क्षेत्रफल को वही रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड को वही रखा और इसके एंगल को और बढ़ा दिया। देखो ये, अब देखो अब क्या हो रहा है, तो अब यहाँ पर देखो इससे एक, ये तो निकल गई, ये भी बाहर निकल गई, ये भी बाहर निकल गई, ये तो 1 और 2 फील्ड लाइन ही यहाँ पर घुस पा रही हैं। इसका मतलब सिंपल सा है, सीधा सा मतलब क्या है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो 3 चीज़ों पर निर्भर करता है।
किस पर? 3 चीज़ों पर। कौन कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड, क्षेत्रफल और इन दोनों के बीच का एंगल। अब ठीक है, इसका अपन सीधा सीधा सा फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला मैथमेटिकल फॉर्म में अपन आ जाते हैं। ये आपका एक, ये जैसे मैंने सरफेस बना लिया ये, ठीक है, इस सरफेस को, ये सरफेस जो है ना, ये ऐसे रखा हुआ है, ये थोड़ा ऐसे रखा हुआ है, कुछ एंगल बनाते हुए रखा गया है। तो इसी अवस्था का मैं फ़ोटो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इसका। ठीक है, चलो 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 इसको ऐसे बना देता हूँ मैं। ठीक है, समझ जाना कि ये कैसे रखा हुआ है, तो ये ऐसे रखा हुआ है। और मैं क्या मान रहा हूँ कि इसका क्षेत्रफल कितना है बच्चों? S। क्या है ये? S इसका क्षेत्रफल है और E यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। अब ये जो प्लेन का जो सरफेस होता है, प्लेन सरफेस होता है, इसको अपन वेक्टर मान सकते हैं। ठीक है, और यानी कि ये क्षेत्रफल सदिश बोलेंगे। इसके क्षेत्रफल को हम क्या मानेंगे? क्षेत्रफल सदिश, सदिश के रूप में इसके क्षेत्रफल को मानेंगे अपन इस पूरे चैप्टर में। तो ये क्षेत्रफल सदिश है, तो इसकी दिशा किधर होती है बच्चों? ठीक है, क्योंकि सदिश है तो दिशा होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा इसका जो एरिया है ना, ये लंबाई इंटू चौड़ाई जो भी है, इसका जो भी एरिया है वही किसके बराबर है? तो वो एरिया जो है वो किसके बराबर है बच्चों? मैग्नीट्यूड के बराबर है। ठीक है, अब इसकी दिशा की बात करते हैं। तो जैसे मैं इसको ऐसे रख दिया, ठीक है, और मैं इधर खड़ा हूँ, इधर से देख रहा हूँ, तो यहाँ पर जो इसका क्षेत्रफल सदिश की दिशा जो होगी वो इस सतह के लंबवत होगी, मतलब इधर होगी। ठीक है, अगर आपकी तरफ है तो ऐसे होगी, मेरी तरफ है तो ऐसे होगी। ठीक है, इस टाइप से समझ, सिंपल सा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो क्षेत्रफल है अभी किस टाइप से रखा था? ऐसे रखा था, तो इस क्षेत्रफल की दिशा ऐसे हो गई। कैसे हो गई? इसके परपेंडिकुलर हो गई, यानी ऐसे हो गई। तो इसको मैं ये मान रहा हूँ। ठीक है, ये क्षेत्रफल सदिश हो गया। ये क्या है बच्चों? ये क्या है? ये ई है। ठीक है, क्या ये ई है, और ये एस। और ई और एस के बीच का जो एंगल है उसको अपन क्या मानते हैं? थीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न होगा, उसको अपन आगे के क्वेश्चंस में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसके लिए अपने को थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो अपन क्या लिखते हैं? फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अपन लिखते हैं फाई। और देखो मैथमेटिकल जो अपन ने बल रेखाओं की संख्या की बात कर रहे थे, तो वो बात अलग है, लेकिन इसका मैथमेटिकल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है बच्चों? तो वो होता है फाई ई डॉट एस। क्या होता है बच्चों? ई डॉट एस। ठीक है, मतलब इनका और इनका, क्षेत्रफल का और इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल किसके बराबर होता है? फ्लक्स के बराबर। कौन सा फ्लक्स? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है? विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर। ठीक, चलिए अब इसको लैंग्वेज में लिख दे तो ई एस कोस थीटा, क्योंकि ई ए ये आपको पता है, फाई बराबर। ये दो फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए इसी बात पर अपन फिर से चर्चा कर लेते हैं। क्यों भाई ये 3 चीज़ें क्यों आई थी? क्यों मैंने अभी बताया था आपको, मैंने इसीलिए तो बताया था कि जो फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी निर्भर करता है। ठीक है, क्षेत्रफल के मान पर निर्भर करता है और ये एंगल पर भी निर्भर करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं ये इस कंडीशन में देखो, ये ऐसे परपेंडिकुलर है, इसका प्लेन जो है ना ये परपेंडिकुलर है, तो क्षेत्रफल सदिश किधर होगा बच्चों? इधर ही होगा, इधर ही होगा, इधर ही होगा ना, इधर ही होगा। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश इधर है, ई भी तो इधर ही है। ठीक है, अरे भैया ई भी इधर है और क्षेत्रफल सदिश एस भी इधर है, यानी कि इनके बीच का एंगल कितना है? 0 है। थीटा बराबर कितना है? 0 डिग्री है। समझ में आ गया होगा कैसा है? जब ये सरफेस जो है इसके परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत रखा हुआ,
मतलब इसका तल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत हो, या फिर क्षेत्रफल सदिश जो है वो विद्युत क्षेत्र के समांतर है, पर पैरेलल है। ठीक है, तब क्या होगा भैया, फाई जो होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि आपको पता है कोस 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा। दूसरी बात कर लेते हैं कि जब ये 90 डिग्री होगा, यानी कि ये ऐसे होगा, क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, क्षेत्रफल सदिश ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यूनिट है ना, आपका जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे है, तब इन दोनों के बीच में मुझे सीधी साफ कोण दिख रहा है कितना, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। क्या कोण दिख रहा है बच्चों, 90 डिग्री। तो दूसरी कंडीशन क्या देख रहे हैं कि थीटा का मान 90 है, कितना है, 90 डिग्री है। तो आपको पता होगा कोस 90 की वैल्यू होती है कितनी, 0। तो फाई जो है वो मिनिमम होगा, और वो भी कितना होगा बच्चों, 0। सिंपल सा है, 0 डिग्री हो तो मैक्सिमम होता है। मतलब ये हुआ कि देखो, अब आपको पता चल रहा होगा कि एक भी फील्ड लाइन नहीं गुजर पा रही है, एक भी फील्ड लाइन नहीं गुजर पा रही है, ये कुछ भी नहीं गुजर पा रहा है। अभी तो गुजर पा रही थी, अभी भी गुजर रही थी, लेकिन अभी कुछ भी नहीं गुजर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, ये का क्षेत्रफल भी 0 नहीं है, लेकिन एंगल पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या, क्षेत्रफल दुगुना कर देंगे, इस अवस्था में इसका क्षेत्रफल दुगुना कर देंगे, तब भी क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इस अवस्था में क्षेत्रफल को दुगुना कर देने पर भी जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। चलिए, तो आगे का जो पार्ट है इसका, उसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। अब एक बात और है कि अगर यानी कि थीटा की वैल्यू जो है वो किस के बीच में हो, थीटा की वैल्यू जो है वो किस के बीच में हो, किस के 0 से 90, थीटा की वैल्यू किसके बीच में हो, 0 से 90 होती है। तो आपको पता है कोस थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, वो कोस थीटा पॉजिटिव है तो फ्लक्स भी क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। फाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक। और अगर 90 डिग्री से थीटा की वैल्यू जो है वो 180 डिग्री तक हो, तब कोस थीटा नेगेटिव होता है। कोस थीटा नेगेटिव तो फ्लक्स फाई भी क्या होगा, नेगेटिव, 0 से छोटा होगा, यानी कि नेगेटिव होगा। तो ये बात भी अपने को अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। ओके, ठीक है, बाद में अपन और पढ़ेंगे इसको कि ये कंडीशन तो कौन सी होगी कि क्षेत्रफल जो है वो छोटा है, बड़ा है, कैसा है, लेकिन प्लेन था। अगर क्षेत्रफल प्लेन नहीं हो, एरिया जो है वो प्लेन नहीं हो, यूँ उबड़ खाबड़ हर कैसी हो, ऐसा क्षेत्रफल हो, तो क्षेत्रफल सदिश किधर लेंगे, इधर लेंगे, किधर लेंगे भैया, पता ही नहीं चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे क्षेत्रफलों में बांट लेंगे। क्या करेंगे, छोटे छोटे क्षेत्रफलों में बांट लेंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। तो क्षेत्रफल अगर उबड़ खाबड़ हो, ठीक है, सरफेस प्लेन ना हो, सरफेस उबड़ खाबड़ हो, तब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे, यानी उस सतह से, उस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कैसे निकालेंगे। बड़ा चैलेंज आ गया भैया। तो जैसे अपन मान लेते हैं कि अभी मैंने उबड़ खाबड़ पृष्ठ बनाई थी, तो हम ये उबड़ खाबड़ पृष्ठ बना देते हैं, ऐसी पृष्ठ है, ठीक है। हम मान रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी अलग अलग है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता नहीं पागल हो रहा है, अलग अलग है इधर उधर, और क्षेत्रफल भी एक जैसा नहीं है। तो बड़ा संकट आ गया है। उस संकट को कैसे हल निकालेंगे अपन, कैसे हल करेंगे बच्चों। ये पूरा क्षेत्रफल जो है, इस कंडीशन में अपन क्षेत्रफल को जो है वो छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं।
चलो मान लेते हैं एक क्षेत्रफल ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल सदिश छोटा सा है, छोटे से भाग को तो प्लेन माना जा सकता है, तो इसका क्षेत्रफल इधर ये ds मान लेते हैं, ठीक है। इसका क्षेत्रफल इधर ये ds मान लेते हैं, इसका क्षेत्रफल इधर ये ds मान लेते हैं, ठीक है। ds1 ds2 ds3 ds3 इस तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी अलग अलग है। हम मान रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हैं और इसका मैग्नीट्यूड E1 है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हैं और इसका मैग्नीट्यूड E2 है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं ऐसे हैं, कैसे हैं, ऐसे हैं, और इसका मैग्नीट्यूड E3 है। और बाकी सब जगहों पर यहाँ पे जैसे मान लेते हैं ये एनवा है, ठीक है। कौन सा है, ये dsn है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऐसे मान लिया है, ये En यहाँ पर है, ठीक है। छोटे छोटे भागों में बांटा है मैंने इसको। तो अब इस सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है, कितना गुजर रहा है, वो अगर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इन छोटे छोटे सभी भागों से जो फ्लक्स है वो निकालेंगे और उन सब का क्या करेंगे, एडिशन कर लेंगे, यानी सम कर लेंगे, योग कर लेंगे। और योग करने के बाद में क्या जाएगा बच्चों, क्या जाएगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इससे निकलने वाला इससे सबको जोड़ेंगे, फाई नेट बराबर क्या हो जाएगा, इसका फ्लक्स क्या है E1 डॉट ds1 प्लस इसका क्या है यहाँ का E2 डॉट ds2 और प्लस डैश 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 बहुत सारे हैं और यहाँ पर क्या है लास्ट में अपन लिख देते हैं इसको, ठीक है। बहुत सारे सब में इसको अपन ने बांट दिया है, तो En डॉट dsn, ठीक है बच्चों। तो ये कंडीशन हो रही है। अच्छा ये समेशन है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सिग्मा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सिग्मा लिख सकते हैं। सिग्मा लिख दिया भैया E1 EI डॉट, ये लिखना आना चाहिए आपको, ये फ्लक्स हो गया फाइन, क्या हो गया, ये फ्लक्स फाई हो गया। अब देखो अगर ये ds जो है ये dsi है जो बहुत छोटा हो, टेंस टू 0 हो, यानी कि ये क्षेत्रफल जो है ना बहुत छोटा, ये क्षेत्रफल हमने जो इसका छोटे छोटे भागों में बांटा है, हम छोटे छोटे भागों में नहीं बांट के इनको बहुत छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, बहुत छोटे छोटे भागों में। तो ये जो क्षेत्रफल है, छोटे छोटे क्षेत्रफल होते हैं, ये लगभग 0 हो जाते हैं। और उस कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, आपको पता है क्या 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 इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, इसकी जगह क्या लगा सकते हैं, तब फाई बराबर क्या होगा, फाई बराबर होगा इंटीग्रेशन EI E डॉट ds, ठीक है। तो फाई का ये जो फॉर्मूला है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। और ठीक है भैया, धन्यवाद बहुत बहुत।